नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो ये जानना चाहते हैं ग्रोथ को लेके कुंडली पर क्या कुछ चीज़ें हैं, अगर नेगेटिविटी है तो उसके लिए क्या उपाय करें और कैसी कुंडली है, क्या बता रही हैं ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का चाल। तो आज के वीडियो में इस बात को हम बहुत बारीकी के साथ समझेंगे और बताएंगे। तो कुंडली देखने से पहले लगन को देखना बहुत जरूरी है। 5 लिखा हुआ है, 5 सिंह राशि मतलब सिंह लगन की कुंडली है। ये सिंह लगन की कुंडली हो गई ये। अब इसके बाद इस कुंडली में मंगल दोष है कि नहीं, इस चीज को हम देखेंगे। तो मंगल दोष निम्न स्तरीय है, राशि तुला आ रही है इस कुंडली के हिसाब से। अगर हम विचार कर ले और चीजों पर, तो इस कुंडली में ना चंद्रमा अस्त का है। देखो ये एरो का मतलब होता है अस्त का होना, अस्त का मतलब समझाऊंगा। शुक्र भी अस्त का है, उसके बाद शनि भी अस्त का है। अब ये 3 ग्रह जो अस्त के हो गए, इसका क्या मूल मतलब होगा। देखिए, अस्त का अर्थ बलहीनता नहीं होता। अगर कोई ग्रह अस्त का होके बलहीन हो जाए तो तकलीफ दे अवस्था है। अस्त का मतलब होता है सूर्य से जो क्लोज बैठा है कोई ग्रह, तो उसको हम अस्त का मान लेते हैं। मतलब उसके फल में थोड़ी कमी तो कराता ही कराता है। सूर्य बहुत प्रकाशवान ग्रह है, उसके प्रकाश के सामने किसी और ग्रहों के प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसको हम अस्त का मान लेते हैं। अगर वो ग्रह योग कारक हुआ तो उसके लिए उपाय करना है, मारक हुआ तो नहीं करना है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा आप समझिए। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए अति शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए बिल्कुल शुभ फलदायी नहीं है। अगर योग कारक ग्रह अस्त के हो गए तो फल में थोड़ी कमी तो कराता है, लेकिन प्रॉपर बलहीनता नहीं दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर बलहीनता को दर्शाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हाँ, लेकिन अस्त का हो गया अगर वो योग कारक है तो एक प्रकार की तकलीफदेह अवस्था जरूर मानी जा सकती है। एक प्रकार की तकलीफदेह अवस्था मानी जा ही सकती है कि अस्त का हो गया, क्या परिणाम देगा नहीं देगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो इसके लिए हम आगे विचार करेंगे। तो आपके 3 ग्रह अस्त के हैं, तो जितना फल मिलना चाहिए उस प्रकार के फल में ये कमी तो करा ही देता है। अब हम आगे विचार करेंगे। ये 3 चीज हो गया, ये 3 चीज को समझना बड़ा महत्वपूर्ण था। अब विचार करेंगे किस ग्रहों में कितना बल है, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ग्रह कितना फलदायी है आपके लिए। सूर्य 0 डिग्री पर बैठा है तो ये बड़ा समस्याजनक बात है। तो जिसके वजह से कोई ग्रह अस्त का हो रहा है वो 0 डिग्री पर है, तो अस्त का भी जो फल आएगा ना वो थोड़ा सा कम आएगा। ये भी एक कंसेप्ट की बात है। अस्त का हो गया, सूर्य से क्लोज बैठा था। एक नियम होता है, सूर्य अगर 0 डिग्री पर है तो आप देखिए जो भी ग्रह अस्त के होंगे वो उसके बहुत समीप होंगे, 10 डिग्री के अंतराल में ही होंगे। अब चंद्रमा 10 डिग्री पर है, सूर्य से काफ़ी समीप है, 10 डिग्री के अंतराल में है। शुक्र देख लीजिए कहाँ बैठा है, शुक्र 26 डिग्री पर है, ये भी कहीं ना कहीं सूर्य से क्लोज बैठे तो अस्त का मान लिया गया है। अब शनि भी अस्त का है, शनि 1 डिग्री पर है तो ये सूर्य से बहुत क्लोज है, डिग्री वाइज कमजोर है, तो वो अस्त का मान लिया गया है। सूर्य के कंपैरिजन में अस्त का है। लेकिन अब सूर्य में ही बल नहीं है तो ये किसी को क्या अस्त का करेगा। कंसेप्ट की बात ये भी है। तो कहने का अर्थ है कि सूर्य अगर 0 डिग्री पर बैठा है, महर्षि पराशर जी ने कुंडली को देखने का बहुत बढ़िया नियम बताया और ग्रहों के बल को समझने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति का उल्लेख किया। अब सूर्य के क्लोज कंजंक्शन में कोई ग्रह बैठे तो अस्त का होता है, पहला। दूसरा, अगर सूर्य में ही बल नहीं है तो वो क्या किसी को अस्त का करेगा। सिंपल सा एक कंसेप्ट है, क्या किसी को अस्त का करेगा। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी आ गया। लेकिन फिर भी अस्त के ग्रहों के लिए अगर वो योग कारक है तो हम उपाय करते हैं। और कुंडली के बल को देखने के लिए हम 3 तरीके से देखते हैं। पहले 0 से 10 डिग्री बाल्यावस्था, 10 से 20 डिग्री वृद्धावस्था, 20 से 30 डिग्री 10 से 20 डिग्री आपका हो गया ये युवा अवस्था, और 20 से 30 डिग्री हो गया वृद्धावस्था। अब ये इसके बल का निर्धारण किया जाता है। तो अब देखिए सूर्य 0 डिग्री पर बैठा है, अति बाल्य अवस्था में बैठा है, फल देने के बहुत ज़्यादा काबिल नहीं है। तो इसके कंपैरिजन, इसके अगर तुलनात्मक रूप से हम देखें तो एक नियमानुसार अस्त का है तो अस्त शो जरूर करेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट अस्त का होकर भी नहीं डाल पाएगा। अगर ये योग कारक हुआ तो ये आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा, अगर ये मारक हुआ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा बल में कमी कराएगा ही कराएगा। अभी हम फलादेश पर विचार करेंगे तो आप बारीकी के साथ समझ पाएंगे। बेसिक्स कंसेप्ट को समझाना बहुत जरूरी था। अब हम बात करते हैं सूर्य पर। तो सूर्य लग्नेश होके 0 डिग्री पर बैठ गया तो ये बड़ा समस्याजनक बात है। तो ऐसे व्यक्ति अपने कैरियर में कहीं ना कहीं एक
लैक ऑफ ग्रोथ फील करते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ को कर सकते थे, करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए। तो सूर्य डिग्री वाइज बड़ा कमज़ोर हो गया। तो इसके लिए क्या करना है, एक बहुत ज़रूरी है कि आप एक मानक रत्न पहनो, लाइफ बदल देगी आपकी। सूर्य तीसरे घर में बैठा है लग्नेश होकर, कर्म के हाउस में बैठा है, कर्म से बहुत प्रधान है, आप बली है। अब 0 डिग्री पर है बाल्यावस्था में, ऐसा नहीं है कि ये फल नहीं दे रहा है, थोड़ा बहुत दे रहा है, वह थोड़ा बहुत ही। इसके फल को आपको बढ़ा देना है, मानक पहन के आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा और सूर्य के द्वारा आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। नहीं तो स्टेबिलिटी में ये सूर्य कमी को बताता है। अब हम चंद्रमा विचार करेंगे, 12वां घर खर्च का हाउस का स्वामी होके ये बैठ गया तीसरे घर में, कर्म के हाउस में। तो कहीं ना कहीं तीसरा हाउस भी एक प्रकार से व्यय का घर है। और अगर 12वां द्वादशेष का स्वामी होके ये तीसरे घर में बैठ जाए कोई ग्रह, तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे ग्रहों के द्वारा आपको विपरीत राजयोग बनता है। चंद्रमा डिग्री वाइज भी बली है, तो चंद्रमा के द्वारा घर से दूर की उन्नति, विदेशी धरती से धन लाभ और कर्म आपका प्रधान होता है, होता ही होता है। चंद्रमा के लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब हम आगे विचार कर लें और क्या चीज़ें हैं। अब मंगल पर विचार करेंगे। तो मंगल कहाँ बैठ गए ये देख लीजिए आप। मंगल चतुर्थ भाव में, मंगला तो बना दिया आपको, लेकिन 28 वर्ष के बाद ये दोष खत्म हो जाता है। मंगल योग कारक है, योग कारक है, योग कारक घर का स्वामी होके, मतलब मंगल आपका है 9वें घर का स्वामी, भाग्य स्थान का स्वामी मंगल है। और मंगल आपका चौथे स्थान, गाड़ी मकान वाहन के सुख का स्वामी होकर स्वराशि में बैठा, अपने ही घर में बैठा है। तो मंगल बहुत बली कंडीशन में, उच्च स्तरीय गाड़ी मकान वाहन का सुख मिलता है, बली होते हैं शरीर से, माता का सुख मिलता है, गाड़ी मकान का अच्छा सुख भोगते हैं ऐसे व्यक्ति। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। तो मंगल बड़ी अच्छी स्थिति में है आपके चौथे भाव में, इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े तरक्की को प्राप्त करते हैं, भाग्य के धनी होते हैं। डिग्री वाइज कमजोर हो गया है, तो एक मूंगा रत्न, मानक और मूंगा आपके लिए हाईली कंपल्सरी स्टोन, हाईली कंपल्सरी स्टोन, यह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगा। अब हम बुध पर विचार करेंगे। हालांकि मंगल आपका अच्छा ही फल दे रहा था, लेकिन फिर भी मूंगा आपको पहनना चाहिए। 26 डिग्री पर है, डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है। अब बुध इनका कहाँ से कन्या राशि में बैठा है, उच्च का बुध है, धन भाव में उच्च का बुध, बहुत अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, लेक्चरार हैं अभी और आगे इसी फील्ड में आपकी तरक्की है। लाभ भाव, सोर्स ऑफ इनकम का घर का मालिक होके, धन भाव का स्वामी होके, धन भाव में बैठना, उच्च का बैठना बहुत ही अच्छी स्थिति है। जातक बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और अपने बुद्धि और विवेक के दम पर पैसा कमाते हैं। जिंदगी बहुत बहुत शानदार रहती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो आपका बुद्ध बहुत शानदार है। अब गुरु कहाँ बैठा, गुरु बैठ गया आपका तुला राशि में, शत्रु राशि में, 5वें घर 8वें घर का स्वामी होकर तीसरे घर में है। आपका पुत्र कारक स्थान का स्वामी होकर, मृत्यु कारक स्थान का स्वामी होकर तीसरे घर में बैठा है, तो अच्छी स्थिति में बैठा है। कहीं ना कहीं जातक अपने कर्म के दम पर आगे बढ़ते, आयु लंबी करता है। चंद्र और गुरु की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति, चंद्र और गुरु की स्थिति गजकेसरी योग का निर्माण करती है। ऐसे व्यक्ति बड़े संस्थान में कार्य करते हैं, बड़े पद पर जाते हैं, उच्चतम पद को प्राप्त करते हैं, लाइफ में अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। और गुरु की दृष्टि 7वें भाव पत्नी कारक स्थान पर बैठ गया, मतलब पत्नी पक्ष से भी धन लाभ। 9वां भाव भाग्य को भी बली कर रहा है गुरु। 11वां भाव सोर्स ऑफ इनकम को भी बढ़ा रहा है। तो बृहस्पति अच्छी स्थिति में है आपका, और बृहस्पति के लिए आप डेफिनेटली एक रत्न पहन सकते हैं जिसको हम कहते हैं पुखराज। तो पुखराज, मूंगा और मानिक ये आप धारण कर सकते हैं, आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। अब हम शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र कहाँ अवस्थित है, शुक्र ये दूसरा धन भाव में स्थित है, अष्ट का है, नीच का है, अस्त का हो गया, नीच का हो गया, 1 डिग्री पर है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आने हैं। लेकिन यहां पर नीच भंग हो गया, बुध उच्च का है, शुक्र नीच का है, नीच भंग राजयोग बना, विपरीत परिस्थिति में राजयोग बना, धन भाव में नीच भंग राजयोग बना। जिंदगी पर पैसे बहुत ही आते हैं, शुक्र के आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र के द्वारा आपकी जिंदगी पर जो तकलीफ था वो तकलीफ खत्म होते हुए दिखेगा और जिंदगी पर अच्छे परिणाम होंगे। शादी के बाद भाग्य उदय होगी, क्योंकि यहां पर नीच भंग हो गया। कंसेप्ट है, अगर कोई नीच का ग्रह किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठ जाए तो वो नीच भंग राजयोग एक बड़ा राजयोग के रूप से हम देखते हैं और समझते हैं। शनि कहाँ बैठ गया आपका, ये देख लीजिए, शनि अस्त का है लेकिन उच्च का है। शनि डिग्री वाइज 1 डिग्री पर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उच्च का शनि है, अगर 10% भी फल देगा तो आपको बहुत अमीर बना देगा। उच्च का शनि तीसरे घर में, कर्म में बहुत प्रधान है। 6ठे घर का स्वामी, विपरीत राजयोग कंडीशन में ये राजयोग बना दिया। 7वें भाव पत्नी पक्ष से धन लाभ, लेकिन वाइफ गुस्सैल होगी। शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में चंद्र मंगल का राजयोग बन गया। शनि ने एक प्रकार का शशयोग बना दिया। गुरु और चंद्र की युति से एक बहुत जबरदस्त राजयोग बना। सूर्य अस्त का था, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। सूर्य डिग्री वाइज कमजोर है, थोड़ा प्रॉब्लम है।
और एक घर में अगर 3-4 ग्रह बैठ जाएं तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या है, और ये कर्म के हाउस में बैठे हैं। ये तो श्योर है कि कर्म को बलि करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये एक दिक्कत भी करेगा, क्योंकि कुछ ग्रह इसमें जो है ना कमजोर अवस्था में, अगर ये ताकतवर अवस्था में होते तो ज्यादा फलदायी आपको फल दे पाते। हालांकि गुरु चंद्र की युति है, चंद्रमा का अस्त का जो दोष है वो बहुत हद तक खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको यह बेनिफिट कराएगा। लेकिन एक घर में 4-4 ग्रह बैठना और चारों ग्रह अलग अलग प्रवृत्ति का बैठना तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस भी ये रखता है लाइफ में, अनस्टेबिलिटी को भी बताता है। इसके लिए करना क्या है, जब ऐसा स्थिति हो तो इस चारों ग्रहों में आप देखिए कि आपके लिए योग कारक कौन सा है। तो सूर्य ज्यादा योग कारक है, लग्नेश, बृहस्पति ज्यादा योग कारक है, पंचमेश है, इस दोनों को बल दे दीजिए। बाकी कोई और ग्रह के आपकी जिंदगी पर नेगेटिव इंपैक्ट ये खुद नहीं आने देगा। एक बहुत कंसेप्ट की बात मैं आपको बता रहा हूं। मेरे घर में 4 व्यक्ति हैं, मालिक तो कोई एक ही हो सकता है ना, बेशक सबकी मानसिकता अलग अलग हो, लेकिन अगर उस घर के मालिक को इतना बल होगा कि वो चारों को संभाल ले, चाहे वो एक मालिक हो या 2 मालिक हो, तो कहीं ना कहीं वो चारों को संभाल लेगा। लेकिन उस मालिक में अगर बल नहीं होगा और सब व्यक्ति अपने इंडिविजुअल मालिक बनेंगे तो उस घर का नाश होना तय है। और ये कर्म का हाउस है, अगर ये इस कर्म के हाउस का नाश हो गया ना तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फिर आपका कर्म बली नहीं होगा। इसलिए यहां पर सूर्य और बृहस्पति को बल देने से इसके और जो भी नेगेटिव इंपैक्ट है और नहीं आएंगे। खुशी की बात यह है कि सूर्य, गुरु और चंद्रमा और शनि लगभग एक मानसिकता के हैं, आपके लिए चारों के चारे योग कारक है और अच्छा नाम दे रहे हैं, तो घर की उन्नति कराना तय है। मतलब चारों व्यक्ति अगर अलग अलग टाइप से भी काम कर रहे हैं तो घर के लिए ही सोच रहे हैं, क्योंकि चारों योग कारक हैं, आपके लिए सब फलदायी है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। तो चलो ये तो हो गया कंसेप्ट, बाकी उपाय आप करेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। राहु मिथुन राशि में है, तीसरे घर में है, 11वें भाव का, सॉरी तीसरा हाउस में, तो तीसरा राशि में है मिथुन राशि, 11वें हाउस में। तो अगर राहु मेहरबान हो गया तो करोड़ों रुपए दे देगा। एक्सट्रीम धन लाभ कराने को राहु 11वें हाउस में जाना जाता है। पंचम भाव का केतु स्ट्रगल कराता है, लेकिन लास्टली कामयाबी को जरूर देता है। अब हम समय पर विचार करेंगे, समय को जानना और समझना बहुत जरूरी है। अभी जो आपका समय चल रहा है ये शनि का चल रहा है, और ये शनि आपका आया है लगभग 2011 के बाद। तो ये शनि 11 के बाद आप अच्छा सेटलमेंट फील कर पा रहे होंगे, चूंकि शनि अच्छी स्थिति में है। और मूल सेटलमेंट आपका हुआ होगा 2015-16 के बाद ही। 18 के बाद ज़्यादा अच्छा समय रहा होगा, शुक्र का समय चला, नीच भंग राजयोग बना, तो स्थिर स्थिति में है। तो 21 तक भी तरक्की थी। 2022 अभी आपका चल रहा है, सूर्य ये भी ठीक चलेगा। 2023 में चंद्रमा आएगा, ये भी बढ़िया चलेगा। मंगल तो गजब चलेगा 23-24। राहु भी बढ़िया चलेगा 24 से 27, थोड़ा संदेह है लेकिन बढ़िया चलेगा। शनि में फिर गुरु आएगा, वो मस्त चलेगा। अब आगे कोई विशेष दिक्कत नहीं है, स्ट्रगल जो भी रहे होंगे 11 से लेकर 15 तक ही रहे होंगे, उसके बाद तो कोई खास दिक्कत नहीं दिखा मुझे। हालांकि शनि ने आपको सेटलमेंट दिया होगा 2011 के बाद, जो आपकी 30 वर्ष की आयु होगी उस समय, संभवतः 30 या 28 वर्ष की। अब इसके बाद शनि का महादशा ठीक रहेगा। बाकी जो उपाय दिया वो आप कर लेना। शनि के बाद आपका बुध आएगा, ये तो उच्च का बुध है, धन भाव में बुध है। 2030 के बाद तो गोल्डन समय है, 2047 तक सोचना ही नहीं है, लाइफ में तरक्की ही तरक्की है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बुढ़ापा बढ़िया बीत रहा आपका। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं इससे कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।